क्लास 8। हाँ, तो साइंस में हम शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, थोड़ा रिकॉल करते हैं लास्ट ईयर के आपके चैप्टर को, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स में कौन से थे? प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स किससे मिलते थे हमको? जैसे जूट हो गया, एक प्लांट फाइबर है। कॉटन हो गया, इट्स अ प्लांट फाइबर। And apart from these, we have also learned about एनिमल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर्स में सबसे मोस्ट कॉमन फाइबर था हमारा शीप्स, देन गोट्स, कैमल्स, याक। सो ऑल दीज आर एनिमल फाइबर्स। सो आज हम अब इस क्लास में हम लोग और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। हालांकि हमने बेसिक आइडिया वहाँ पर लिया था सिंथेटिक फाइबर का, बट थोड़ा डिटेल में अब हम जाएंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर को हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैन द्वारा बनाए जाते हैं, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर को समझने के लिए कि सिंथेटिक फाइबर बनता कैसा है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिए, किसी हम लोग कोई मतलब कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, सपोज किससे बना रहे हैं? पेपर से डिज़ाइन बना रहे हैं, या पेपर से कोई चेन बना रहे हैं। तो सपोज हमने क्या किया, हमने एक पार्ट लिया पेपर का, एक दूसरे कलर का पार्ट ले लेते हैं, फिर एक इस कलर का पार्ट लेते हैं, इनको धीरे धीरे हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बन रहा है? चेन बन रही है। तो ये चेन क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के जो चेन सी बन रही है, लॉन्ग चेन सी बन रही है, ये क्या है? इसी तरह से हमारा क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर बनता है। आप थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, हम लोग लेते हैं कागज, ठीक है, या हम लोग लेते हैं पॉलीथीन। सबसे बढ़िया, आप पॉलीथीन को छोटे 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 टुकड़ों में बांट काट लीजिए और उसके बाद उसको वापस जोड़ने की कोशिश की, तो वापस क्या बनने की कोशिश करेगा वो? उसी, अगर हमने उसी पैटर्न में उसको जोड़ दिया तो वापस क्या बनेगा? वो पॉलीथीन की शीट की तरह बनने लगेगा। तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स भी बनते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐड करके बनाए जाते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है। छोटी छोटी यूनिट्स को कंबाइन करके लार्ज यूनिट बनाते हैं, उससे इसी तरह से बनते हैं क्या? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स पार्ट्स और यूनिट, और मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। उसी यूनिट को रिपीट कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया जाता है, तो बनता है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स ही हमारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पॉलीमर्स नेचुरल भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। हमने जो नेचुरल फाइबर पढ़ा है कॉटन, कॉटन भी क्या है? कॉटन भी एक पॉलीमर है। उस वो किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज। यानी कि सेल्यूलोज के पार्टिकल्स को, सेल्यूलोज के सारे पार्टिकल्स को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? एक पॉलीमर मिल जाएगा। सेल्यूलोज का क्या होगा? सेल्यूलोज का एक केमिकल फार्मूला होगा, वो केमिकली आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे और बनाएंगे कॉटन। तो कॉटन एक पॉलीमर तो है, लेकिन नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। सेलुलोज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो ग्लूकोज यूनिट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के सेलुलोज बनता है, और सेलुलोज आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? कॉटन बना देते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स कितनी तरह के हो सकते हैं? हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, जो किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से बनता है। सिल्क वॉर्म से कैसे प्रोड्यूस होता है? सिल्क वॉर्म्स की हम ब्रीडिंग करते हैं, मलबरी लीव्स पे उसको पालते हैं, फिर उसकी रेयरिंग, फिर उसको गर्म करके कोकून से हम लोग सिल्क निकालते हैं। तो ये हमने पढ़ा है।
तो ये क्या है, ये है नेचुरल सिल्क। अब हमको चाहिए आर्टिफिशियल मिक्स। तो ये काम शुरू हुआ चाइना में। तो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successfully obtaining a fiber similar to that of silk. तो ये फाइबर कहलाया रेयन। रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। तो अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमको सस्ते में सिल्क की साड़ी दी जा रही है, तो इसका मतलब वो किसकी है? रेयन की है। तो रेयन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क. Although rayon is obtained from the natural source, wood pulp, yet it is a man-made fabric. ये वुड पल्प से बनता है, लेकिन ये मैन मेड फैब्रिक है, ये नेचुरली अकरिंग फैब्रिक नहीं है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल फैब्रिक की कैटेगरी में डाला जाता है. इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन एज सिल्क फाइबर्स. इट कैन बी ऑल्सो डाइड के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, लास्ट ईयर. डाइंग करी जाती है. डाइंग क्या होता है? फैब्रिक को डिफरेंट कलर्स में देना, टाइट करा जैसे हम उसको येलो, ग्रीन या डिफरेंट टेक्सचर्स में अगर हम किसी फैब्रिक को देते हैं तो उसको कहते हैं डाइंग. तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डाइंग के बारे में. तो ये क्या है? ये सिमिलर टू सिल्क है, बट सिल्क नहीं है. लेकिन क्योंकि ये वुड पल्प से बन रहा है, मैन मेड फैब्रिक है, तो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आया. बट इजीली ऑब्टेनेबल है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है. इसीलिए ये थोड़ा क्या है, सिल्क के मुकाबले में सस्ता है. रेयन को मिक्स किया जाता है कॉटन से, इससे बनती है बेडशीट्स, और वूल के साथ मिक्स करके बनती है कारपेट्स. तो ये फाइबर्स जो अब ये मैनमेड इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि क्या है, नेचुरल फाइबर एक तरह का फाइबर होगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, जैसे वूल, ठीक है, या जैसे कॉटन. लेकिन हमने रेयन को मिक्स कर दिया वूल के साथ या कॉटन के साथ, तो उसका यूज़ हमने डिफरेंट यूज़ के लिए फैब्रिक को तैयार करा, इसलिए ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है. हम लोग ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंथेटिक फैब्रिक वो फैब्रिक है जो कि केमिकल से बना होगा प्योरली. हम उस फैब्रिक को सिंथेटिक फैब्रिक या आर्टिफिशियल फैब्रिक कहेंगे या सिंथेटिक फैब्रिक कहेंगे जो कि मैन मेड होगा. रेयन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि रेयन किससे बन रहा है? नेचुरल चीज़ से बन रहा है, वुड पल्प से. किससे बन रहा है? वुड पल्प से बन रहा है, बट मैन मेड है, नेचुरली नहीं है. क्योंकि वुड पल्प का यूज़ तो कागज़ बनाने में भी होता है, बट यहाँ पर हम उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं केमिकली कि वुड पल्प से हम लोग रेयन बना रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है. तो इसीलिए रेयन को हम रखेंगे आर्टिफिशियल की कैटेगरी में. ऑब्टेन होगा ये नेचुरल प्रोडक्ट से, प्रोड्यूस से. दूसरा हमारा आएगा नायलॉन. नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है. It was made using any natural raw materials from plants or animal. It can be prepared from coal, water, and air. It is the first fully synthetic fiber. Nylon fibers are strong, elastic, and light. It was lustrous and easy to wash, so it becomes very popular in making clothes. तो नायलॉन के बारे में हम सभी को काफ़ी हद तक जानकारी है कि किस तरह का होता है. काफ़ी सॉफ्ट फाइबर है और इसकी प्रिपरेशन कोल, वाटर और एयर इनसे होती है. ये फुली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है. ये नायलॉन के फाइबर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और हल्के होते हैं. हमने देखा होगा जो कपड़े टांगने वाले तार घरों में अधिकतर यूज़ होते हैं वो नायलॉन के होते हैं. हमारी जो मालाएं बनी होती हैं जिनके ऊपर बीड्स हम लोग डालते हैं वो भी अधिकतर नायलॉन्स के होते हैं. काफ़ी यूज़ होता है नायलॉन का. इसके अलावा नायलॉन्स के सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, ये सब में क्या यूज़ होता है? नायलॉन होता है. तो नायलॉन भी किससे बना है? नेचुरल सब्सटेंस से बना है, लेकिन है प्योरली मैन मेड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है.
यानी कि जहाँ पर अधिक लोड के साथ काम करना होगा वहाँ पर हम नायलॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि नायलॉन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना लोड हम नायलॉन पे दें, अगर उतनी ही लोड पर अगर हम एक नायलॉन का वायर लें और एक स्टील का वायर लें, दोनों पे लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्टील का वायर पहले टूटेगा। ये है क्या है, इसे कहेंगे हम ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये एक्टिविटी भी यहाँ पर दी हुई है। टेक a iron string and a clamp in a long cotton thread about 6 centimeter wide, tie the clamp, hang it freely। तो इस पे क्या करा हमने, लोड बढ़ाना शुरू किया। ठीक, पैन ऐड वेट कब तक ऐड करना है, जब तक कि थ्रेड टूट ना जाए। तो कितना हमको वेट रिक्वायर्ड हुआ वो हम लोग नोट करेंगे। इसी के साथ इस प्रोसेस को हम कॉटन के साथ, वूल के साथ, सिल्क के साथ, नायलॉन के साथ करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा वायर जो हमने लिया हुआ है वो अधिक लोड ले सकता है। ठीक, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो अधिक लोड ले पाएगा। ओके, अब इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, सभी थ्रेड्स की थिकनेस और लेंथ सेम होनी चाहिए, क्योंकि थिकनेस और लेंथ के चेंज होने पर उनकी ब्रेक होने का जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि वो उस पॉइंट से ब्रेक नहीं करेंगे जिसकी हमको रिक्वायर्ड हो सकता है। तुमने कोई कॉटन का कोई वायर बनाया जो ज़्यादा मोटा बना दिया और थोड़ा, तो उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है कि नायलॉन वायर से ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना। तो इसके लिए क्या करना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो हमारा फाइबर है उसकी उसकी मोटाई भी और उसकी लंबाई भी दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक्स।